नमस्कार दोस्तों, आप हैं द साइलेंट जोन पर। मैं परमिता आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का नाम है मातृत्व। कहानीकार हैं जयप्रकाश पांडे। चलिए सुनते हैं ये पूरी कहानी। उस लंबे हट्टे कट्टे नौजवान को देखकर उर्मिला के मन में एक टीस सी उठती और वो ये कहे बिना नहीं रह पाती कि मेरा और तुम्हारी माँ का गौना तो एक ही साथ आया था। शादी के बाद के 40 वर्ष कैसे बीत गए इस चूल्हा चक्की के चक्कर में पता ही नहीं चला। 15 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई थी। पति रमाशंकर 4 भाइयों में सबसे बड़े थे। ससुराल आते ही घर की जिम्मेदारियों का बोझ उसके सिर पर आ गया था। घर की बड़ी बहू सामाजिक रीति रिवाजों एवं संस्कारों में निपुण होनी ही चाहिए। उर्मिला का चातुर्य कहे या गांव का माहौल, लड़कियों में स्कूली शिक्षा भले ही ना के बराबर हो, किंतु घर परिवार की जिम्मेदारियों की समझ उनमें बहुत जल्द ही आ जाती है। ये तो शहर की लड़कियां ही हैं जिन्हें डॉक्टरेट की पढ़ाई करने के बाद और जीवन के 30 बसंत देखने के बाद भी शादी की सही उम्र का इंतजार रहता है। छोटे देवर, सास, ससुर और पति सब उसके ऊपर ही निर्भर से हो गए थे। सभी की सुविधाओं का ध्यान रखना और उन सबको किसी प्रकार की कमी ना आने देना ही उसकी जिंदगी का ध्येय बन गया था। वो सबकी सुविधाओं का ध्यान रखती, सबके आगे पीछे घूमती रहती। सवेरे 5 बजे उठकर रात के 9 बजे तक परिवार के लोगों की हुक्मदुली करना ही उसकी दिनचर्या थी। उसका शरीर सूख कर कांटा हो रहा था। जवानी की दहलीज पर कदम रखने से पहले ही उसकी सारी तमन्नाओं और इच्छाओं का ऐसा होम हो जाएगा, ये उसने सोचा भी नहीं था। पति का ध्यान रखने में उसकी जरूरतें और आपसी संबंध तो जैसे कोई मायने ही नहीं रखते। वैसे तो उसने कोई बड़े सपने तो पाल नहीं रखे थे। शादी होनी थी सो हो गई। इस उम्र तक तो उसकी सभी सखियां भी बहकर ससुराल जा चुकी थी। मायके में संयुक्त परिवार था। 3 भाइयों और 3 बहनों में वो तीसरे नंबर की थी। चाचा ताऊ के सभी बच्चों को मिलाकर घर में कुल 12 बच्चे थे। घर में प्राथमिकता लड़कों को ही दी जाती थी। लड़कियों को बार बार ये एहसास कराया जाता था कि वो तो पराई हैं और उन्हें आखिरकार ये घर छोड़कर ससुराल चले जाना है। जरा सी गलती पर गालियां खाना और पिट जाना जैसे नित्य का ही काम था। स्कूल भेजने के नाम पर दादी ने स्पष्ट कह दिया था कि पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ससुराल जाकर घर का काम ही तो करना है। इसीलिए घर गृहस्थी का काम सीखो जो आगे जाकर काम आएगा। दादी के आदेश के आगे किसी की एक न चली थी। माँ ने जरूर थोड़ा प्रतिरोध करने की कोशिश की थी, किंतु पति की एक घुड़की में वे भी नतमस्तक होकर अपने रोजमर्रा के कामों में लग गई थी। इस प्रकार उसका पढ़ाई का सफर आधे घंटे के विचार विमर्श में ही समाप्त हो गया था। ससुराल में आकर उर्मिला अत्यंत व्यस्त हो गई थी। दिन पंख लगाकर उड़े जा रहे थे। धीरे धीरे देवरों की शादियां भी हो गई। देवरानियां आई, किंतु उसका स्थान वहीं बना रहा। वो सबसे बड़ी होकर भी घर के काम धंधे में ही लगी रहती। देवरानियों के बच्चे हुए और वो बड़े लाड़ प्यार से सबकी देखभाल करती रही, किंतु उर्मिला की कोख अभी भी सूनी थी। शादी के 5 वर्ष बाद भी वो संपूर्ण औरत बनने का इंतजार कर रही थी। अब तो वो ताने उल्हाने सुनने की अभ्यस्त हो चुकी थी। उसने इन बातों पर कान देना छोड़ दिया था। वो कई मंदिरों और बाबाओं के चक्कर लगा चुकी थी, किंतु अब उसने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था और अपने को काम में व्यस्त कर लिया था। देवरों की बच्चों की देखभाल, उनको नहलाना खिलाना पिलाना सब उसी के जिम्मे था।
बच्चे भी तो उस पर जान छिड़कते थे। वे अपने माँ बाप से ज्यादा बड़ी माँ के पास रहते थे। उमा शंकर भी तो इन्हीं बच्चों में लगे रहते। जब वो बाहर जाते तो बच्चों के लिए खाने पीने का कुछ सामान जरूर लाते, उनके साथ साथ खेलते। इन बच्चों को ही अपना मान उन्होंने खुद के बच्चे ना होने को अपनी नियति मान लिया था। भाइयों में सब कुछ अच्छा चल रहा था। रमाशंकर की बड़ी इज्जत थी। वो सबका ध्यान रखते और भाई भी उनका आदेश सिर माथे पर रखते। घर की महिलाओं में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। उर्मिला सबसे कमजोर साबित होती। देवरानियां तो बच्चों का बहाना लेकर अपने अपने कमरों में पड़ी रहती। घर का सारा कामकाज उर्मिला को ही करना पड़ता। यदि कभी नोकझोंक होती तो रमाशंकर उसे ही पीटते। यूं तो इस परिवेश में महिलाओं का पीटना कोई बड़ी बात नहीं थी, किंतु उर्मिला अत्यंत संवेदनशील थी। छोटी छोटी घटनाएं भी उसे प्रभावित करती थी। पिट पिट कर उसका स्व कब का खत्म हो चुका था। उसकी संवेदनाएं मर चुकी थी। हर बार पिटने के बाद वो थोड़ी देर अनमनी सी रहने के बाद काम में ऐसे तलीन हो जाती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उर्मिला सभी रीति रिवाजों अनुष्ठानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। घर से लेकर नाते रिश्तेदारों के यहाँ जब भी कोई शादी विवाह तिलक जन्म या मरण होता, उर्मिला बड़ी ही शिद्दत से याद की जाती। भाई बहनों के बच्चों की शादी, चचेरे ममेरे फुफेरे सभी रिश्तेदारों के कार्यक्रमों में उर्मिला को बुलाया जाता। वो सहर्ष सब जगह जाती और पूरे मनयोग से काम में लगी रहती। उसके सामने सभी लोग उसकी मेहनत और काम की बड़ी प्रशंसा करते, लेकिन पीठ पीछे सभी लोग उसके लबलबी स्वभाव पर फिक्र भी कसते कि उर्मिला तो हर जगह दौड़ी जाती है, अपना तो कोई है ही नहीं जो उसका करे। ऐसे ही बेचारी का मन लगा रहता है। ऐसा नहीं था कि उसे लोगों के तानों का पता नहीं था। इन बातों को मजाक में लेने का उसने अच्छा तरीका ढूंढ लिया था। वो हंसकर सब टाल देती और उसी गर्मजोशी से काम में लगी रहती। समय पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। उर्मिला के देवरों के बच्चे बड़े हो रहे थे। वे बच्चे जब तक छोटे थे तब तक उर्मिला और रमाशंकर के पास ही रहते, खाते पीते और रात को उनके पास ही सोते भी। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका लगाव अपने माता पिता की तरफ बढ़ जाता है। अब ये बच्चे उर्मिला को छोड़ अपने माता पिता से अधिक जुड़ने लगे थे। उर्मिला को ये बात अखरने लगी। देवरानियों जेठानियों में झगड़ों के लिए कोई खास कारण की आवश्यकता नहीं होते। वे कभी भी किसी भी बात पर लड़ सकती हैं। मायके के सामाजिक स्तर, उनके अपने जागने उठने सोने के समय, सास द्वारा किसी को ज्यादा या कम महत्व दिया जाना, पतियों के व्यवहार, उनकी कमाई, शिक्षा का अंतर जैसे अनगिनत कारण झगड़े की जड़ में विद्यमान रहते हैं। किसी भी तात्कालिक कारण के उत्पन्न होते ही बड़ी विध्वंसक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। रमाशंकर का घर इसका अपवाद नहीं था। जली कटी बातों एवं पुरानी घटनाओं के उदाहरणों के द्वारा गृह युद्ध का भयानक सीन बन जाता। हद तो तब होती जब वे बच्चे भी अपनी माओं की तरफ से उर्मिला से लड़ते और उसे उलाहने दे रहे होते, जिन्हें उर्मिला ने पाल पोस कर बड़ा किया था। उर्मिला अंदर से जार जार रो रही होती। जिन बच्चों को उसने जिगर का टुकड़ा समझकर पाला, वे एक झटके में उसके निसंतान होने के दुख की याद दिला देते। बाहर की लड़ाइयों और घर के झगड़ों में फर्क भी यही होता है। घर की बात जितनी जल्दी बतंगड़ बनती है, समझौते भी उतनी ही जल्दी एवं स्वाभाविक तरीके से हो जाते हैं। उर्मिला उन्हीं बच्चों पर पुनः जान लुटा रही होती। समय का चक्र तेजी से बढ़ता रहता है। मनुष्य कभी एक रथ पर सवार तो कभी दूसरे रथ के साथ घिसटता चलता रहता है। देवरानियों के बच्चों के भी शादी ब्याह के दिन आ गए।
जब भी कोई संस्कार का समय आता, तीनों भाई रमाशंकर और उर्मिला को ही आगे करते। वे दोनों ही सारी रस्में निभाते। ऐसा करते हुए उर्मिला के पांव जमीन पर नहीं पड़ते। वो खुशी से बेहोश हो जाती। मातृत्व जाग जाता और घर में बड़े होने के भाव से उसमें जिम्मेदारी का एहसास और भी बहुत बढ़ जाता। न केवल घर में अपितु रिश्तेदारी में भी यदि कोई आयोजन होता तो उर्मिला को बुलाया जाता। माना जाता कि उसके कौन से बच्चे रो रहे हैं जिनकी देखभाल उसे करनी होती है। वो तो सभी जगह जा ही सकती है। उर्मिला भी इस बात से खुश होती कि उसे लोग इतना पूछते हैं। वो अपने स्वास्थ्य और रमाशंकर का ध्यान दिए बिना ही इन सारे आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। 50 की उम्र में वो दुबली पतली कृषकाय घर गृहस्थी के कामों में दिन रात जुटी रहती। किसी औरत का गोद भरना कितना आवश्यक है, इसका अंदाजा उर्मिला को देखकर लगाया जा सकता है। उससे कम उम्र की या यूं कहे कि उसके सामने पैदा हुई लड़कियां भी मां बनकर धीर गंभीर हो गई थी। क्या विडंबना है कि मां बनना ही महिलाओं की परिपक्वता का सूचक माना जाता है। उर्मिला की गंभीर बातों को भी महिला मंडली जब हंसकर हवा में उड़ा देती तो उसका मन मस्तिष्क सुन्न हो जाता। वो व्याकुल हुए बिना ना रह पाती। इतनी समझ तो उसे भी थी कि एकमात्र मातृत्व ज्ञान के उसे क्या नहीं पता। न जाने कितने ही बच्चों को उसने पाल पोस कर बड़ा किया है, किंतु खुद के बच्चे ना होने के कारण उसे अभी भी अनाड़ी ही समझा जाता था। ये सब सुनकर उसकी सोचने की शक्ति जवाब दे देती। अब तो आंसू भी नहीं गिरते थे। आशा की सारी किरणें निराशा के तम में समा गई थी। वो अब दुआ भी नहीं करती। पूजा करते समय भी उसकी अन्यमनस्कता स्पष्ट दिखती थी। कभी देवी देवताओं के मंदिर के चक्कर लगाते उसके पांव नहीं रुकते थे, किंतु वो अब इसे अपनी नियति मान चुकी थी। उर्मिला की छोटी देवरानी सावित्री की तबीयत धीरे धीरे खराब रहने लगी। आसपास के डॉक्टरों से इलाज कराने पर भी जब उसे आराम ना हुआ तो उसे शहर के बड़े सरकारी अस्पताल में लाया गया। परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने उसे लिवर कैंसर होने की पुष्टि की। यद्यपि अब तक सभी भाई अलग हो चुके थे, किंतु खून का रिश्ता खास होता है जो मुसीबत के समय सबको एक सूत्र में पिरो देता है। समाजवाद भी अजब सिद्धांत है। ये पिछड़ों और दबे कुचलों की हिमायत करता है। ये बात प्रत्येक घर परिवार पर भी लागू होती है। जैसे ही कोई सदस्य बीमार होगा या आर्थिक तंगी में होगा, परिवार की सारी सहानुभूति उसके प्रति स्वतः ही हो जाती है। रमाशंकर का परिवार इसका अपवाद नहीं था। उर्मिला का तो सारा दिन अब सावित्री की सेवा में लगता था। जब सावित्री शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती हुई तो उसकी सेवा के लिए रमाशंकर और उर्मिला महीनों अस्पताल में पड़े रहे। रोग बड़ा था तो खर्च भी बड़ा। परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। उर्मिला ने अपनी बचत के भी सारे पैसे सावित्री की इलाज में लगा दिए। सावित्री के 2 बेटे थे, एक 10 वर्ष का रमेश और 7 वर्ष का महेश। शादी के लगभग 20 साल बाद सावित्री को भी मातृत्व सुख प्राप्त हुआ था। उसकी सारी जिंदगी इन बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती रही। बीमारी लाइलाज होती जा रही थी। अब तक सावित्री को भी इस बात की भनक लग चुकी थी। उसकी सारी चिंता अपने बच्चों के पालन पोषण तक ही सीमित हो गई थी। आशा का एकमात्र दीपक उसे उर्मिला में नजर आता। वो उर्मिला का हाथ पकड़ निर्बल आवाज में रुक रुक कर कहती, दीदी मेरे बच्चों का ध्यान रखना, उन्हें कोई कष्ट न होने पाए। उर्मिला उसे आश्वासन देती कि सावित्री दिल छोटा नहीं करते। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। ये दिलासा ही सही, लेकिन रोगी पर
इस सकारात्मक बातों का बहुत फर्क पड़ता है। सावित्री अपने जीवन की डोर और भी कसकर पकड़ लेती और पूरी जिजीविसा से जीने का उपक्रम करती, किंतु जीवन था कि रेत की तरह उसकी मुट्ठी से खिसकता जा रहा था। जैसे दीपक बुझने से पहले भभक कर तेज जलने लगता है, उसी प्रकार प्राण शक्ति भी अभी अंत होने से पहले जागृत होती है। सावित्री के साथ भी वही हो रहा था। वो कुछ स्वस्थ होने लगी, खाने पीने लगी, बिस्तर छोड़कर खेतों तक घूम भी आती थी। मोह माया आदमी को जीते जी नहीं छोड़ती। चैत्र माह के दिन थे। सरसों की फसल अपने पीले आवरण को उतार पक कर तैयार थी। सावित्री को फसल कटने की चिंता सताने लगी। एक दिन खेत में ही सावित्री अपने पति के साथ खड़ी खेत खलिहान की बातें कर रही थी कि उसे जोर का चक्कर आया और वो खेत में ही गिर गई। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। सावित्री सदा सदा के लिए बच्चों की परवरिश एवं सरसों की फसल कटने की चिंता से मुक्त हो चुकी थी। सावित्री के दोनों बच्चों की सारी जिम्मेदारी अब उर्मिला पर आ गई थी। रमेश और महेश अब उसके पास ही रहते, खाते पीते और सोते। उन्हें समय से तैयार करना, स्कूल भेजना, आने तक उनकी राह देखना और उनकी पढ़ाई के समय उनके पास बैठे रहना ही उसकी दिनचर्या बन गई। वो जी जान से बच्चों की सेवा में लगी रहती। उर्मिला ने अन्य सभी कामों को करना बंद कर दिया। खेत खलिहान और जानवरों के काम उर्मिला के जिम्मे नहीं रहे। उर्मिला के पास महिला मंडली में बैठने की फुर्सत नहीं थी। अगर कोई कहता तो बड़ी संजीदगी से कहती, क्या करूं, दो दो बच्चे हैं, इनकी देखभाल कौन करेगा। किसी से भी बात करते समय वो इन बच्चों की ही बात करती। अब क्या करूं, ये बच्चे ठीक से खाना नहीं खाते, खेलने में ही लगे रहते हैं, वगैरह वगैरह। रमा शंकर भी दिन भर खेतों में काम करने के बाद बच्चों के साथ ही वक्त गुजारते। बच्चों की बातें करते उर्मिला का सारा दिन गुजरता। इस उम्र में भी वो थकती नहीं। सभी से चहक चहक कर उनकी बाल सुलभ चेष्टाओं का बयान और बखान करती रहती। अब उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। उम्र के इस पड़ाव में मातृत्व सुख का एहसास उसमें नई ऊर्जा का संचार कर रहा था। अब उर्मिला किसी के बुलाने पर नहीं जाती, क्योंकि उसे बहुत काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो बाल बच्चेदार जो है। कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, ये थी कहानी मातृत्व। ऐसे ही और कहानियों के लिए आप बने रहिए द साइलेंट जोन पर। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।